नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान हुआ और इस उपचुनाव के तहत कहीं ना कहीं राजस्थान की इन 7 सीटों पर दिलचस्प समीकरण बनते हुए नजर आए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तो मुकाबला कड़ा दिखा, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय दलों ने भी खूब दमखम दिखाया और राजस्थान की इन 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब लगभग कुछ ही दिन बचे हैं कि उपचुनाव के परिणाम सामने आए। 23 नवंबर परिणाम घोषित होने वाले हैं और ऐसे में 23 नवंबर को परिणामों के घोषित होने से पहले राजस्थान में इन 7 सीटों पर समीकरणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और सियासी खींचतान देखी जा रही है। सबसे पहले इन 7 सीटों का जिक्र कर लेते हैं। पहली सीट अगर यहाँ पर देखी जाए तो दौसा की आती है, जिसपे कांग्रेस की तरफ से दीनदयाल बैरवा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी सीट आती है खीवसर, जो कि एक हॉट सीट है। हनुमान बेनीवाल यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली होती हुई नजर आई और डॉक्टर रतन चौधरी कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ठोकते हुए नजर आए और रेवंत राम डांगा और उनके साथ साथ हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी आरएलपी की तरफ से कनिका बेनीवाल चुनावी मैदान में दिखाई दी। और झुंझुनू की बात कर लेते हैं तो झुंझुनू से कांग्रेस की तरफ से अमित ओला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र भांबू चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन देखा गया कि अमित ओला का पलड़ा जो है वो काफी ज्यादा भारी रहा, यानी कि कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर देखा जा रहा है। साथ ही 84 विधानसभा की बात कर लें तो महेश रोत जो कि कांग्रेस की तरफ से मैदान में है और कारीलाल ननोमा जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी अखाड़े में है। वहीं अगर तीसरे क्षेत्रीय दल की यहाँ पर बात कर ले तो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से अनिल कटारा इस सीट से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी के संयोजक राजकुमार रोत के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई और 2018 और 2023 में राजकुमार रोत की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी ने इस सीट पर जीत सुनिश्चित करी। वहीं अगर रामगढ़ का जिक्र कर लिया जाए तो रामगढ़ से कांग्रेस की तरफ से आर्यन जुबेर मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुखवंत सिंह। तो वहीं आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी इस सीट से उतारा है और आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं सुमन। यहाँ पर देखा जा रहा है इन सीट पर तीनों ही चेहरों के बीच एक तगड़ा मुकाबला है और ऐसे में सुखवंत सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, उनकी इस सीट पर पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ पे बात कर लेते हैं देवली उनियारा की, तो कस्तूर चंद्र मीणा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजेंद्र गुर्जर जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने के बावजूद यहाँ पर कस्तूर चंद्र मीणा यानी कि कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आखिरी सीट का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद सर से यहाँ पर चर्चा हमारी लगातार बनी रहेगी। तो यहाँ पर आखिरी सीट आती है सलूंबर की, जिस पर रेशमा मीणा कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शांता अमृतलाल मीणा ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। जितेंद्र कुमार कटारा भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से इस सीट पर मैदान में थे। तो अब इन तीनों ही कैंडिडेट्स के बीच यहाँ पर मुकाबला तो कड़ा देखा गया, लेकिन वोटिंग होने के बाद यहाँ पर अब इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के साथ साथ यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो बीच यहाँ पर जुबानी जंग जो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है, उससे यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन सभी 7 सीटों पर हुए चुनाव का जो यहाँ पर परिणाम निकल कर आने वाला है वो चौंकाने वाला साबित हो सकता है। इस पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमने देखा कि आप लगातार इन सीटों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे थे और हमारी जो टीम थी लगातार इन सीटों पर चर्चा करती रही। इन पर हमने काफी ज्यादा डिटेल में प्रोग्राम भी किए और यहाँ पर अपनी जो रिपोर्टिंग थी उसको यहाँ पर आगे रखते हुए हमने यहाँ पर कुछ आंकड़े तैयार किए। तो अब आपको क्या लगता है कि इन सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? अगर यहाँ पर सबसे पहले हॉट सीट खीवसर की बात कर लें, जहां से कनिका बेनीवाल हनुमान बेनीवाल की जो धर्मपत्नी है वो चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है क्या रतन चौधरी, रेवंत राम डांगा और कनिका बेनीवाल में से कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीत सुनिश्चित कर पाएगा? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान में चुनावों को लेकर
लेकर चर्चाएं थी, क्योंकि 7 सीटों के ऊपर चुनाव था और ऐसे में हर किसी की निगाहें थी कि भाई यहाँ पर कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज जो नजर आती है मनीष, वो ये नजर आती है कि देखिए लोगों ने किस तरह का उत्साह इन चुनावों के लिए दिखाया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और लगभग 70% के आसपास यहाँ पर वोटिंग होती हुई नजर, यानी कि 7 सीटों की अगर हम बात करें तो लगभग जो आंकड़े हैं कि अगर हम शुरुआत करें अगर हम इन वोट परसेंटेज की, तो आप देखिए कि देवली उनियाना में 65% से भी ज़्यादा वोटिंग देखने को मिलती है। 84 में 71% से लगभग कह सकते हैं कि ज़्यादा, या 72% के आसपास मान सकते हैं। वहीं रामगढ़ में 75 से ज़्यादा, खींवसर में भी 75-76%, दौसा में 62%, सलूम्बर में 67-68% और झुंझुनू में भी 66-67% वोटिंग हुई। यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो लगभग 70% के आसपास का आंकड़ा बनता है, जो एक बेहतर आंकड़ा कहा जा सकता है। खींवसर सीट की आप बात करें दरअसल, क्योंकि यहाँ से हनुमान बेनीवाल RLP के अध्यक्ष भी हैं, एक बड़ा नाम रखते हैं राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था इन के लोकसभा का, और यहाँ पर जिस तरह से उनके कह सकते हैं हिस्से में जीत आई, उसके बाद ये सीट खाली होती हुई नजर आई। उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पत्नी है कमिका बेनीवाल, उनको यहाँ पर उतारा है, और एक तरीके से कहा जा रहा है कि माहौल उनके पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम सीटों पे कह सकते हैं कि आकलन करने से पहले अगर मोटा मोटी तौर पर राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उस पर बात करें तो नरेश मीणा ने जिस तरह से SDM को थप्पड़ मारा, जिस तरह से पूरा हो हल्ला वहां पर हुआ, तो राजस्थान में एक तरीके का एक अलग माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। राजनीति से ओत-प्रोत पूरा मामला नजर आया, क्योंकि इस तरह से किसी भी अधिकारी के ऊपर थप्पड़ मार देना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको लेकर जो तमाम कह सकते हैं सरकारी जो महकमे के लोग हैं, उन्होंने इसके विरोध में हड़ताल तक करने का फैसला किया, अपना काम धाम तक बंद कर दिया। इसके बाद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आता है कि अच्छा हुआ थप्पड़ मार दिया, मैं होता तो मैं और 2-3 थप्पड़ उनको लगाता, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो बदतमीजी थी बहुत ज़्यादा थी। तो ये तमाम मिला जुला कर चीज़ें रही जो राजस्थान में लगातार देखने को मिलती रही। लेकिन अगर आंकड़ेबाजी में जाएँ, मोटा मोटे तौर पर बात करें तो 7 सीटों में से लगभग 1 या 2 पर बीजेपी दिखाई पड़ती है, जो कह सकते हैं कि चुनाव में जीत सकती है। इसके भी कारण मैं बताऊंगा, और यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर ऐसा मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। एक आध सीट पर अगर हम देखें तो जैसे हम RLP की बात कर रहे हैं कि जो हनुमान बेनीवाल हैं उनके हिस्से में ये सीट आ सकती है। एक आध सीट पे जो कह सकते हैं कि जो एक बाप पार्टी है उसके भी जो प्रत्याशी हैं उनकी भी उम्मीद लगभग लगती हुई नजर आ रही है। तो 7 सीटों का जो आंकलन है वो निकल कर आता है कि कांग्रेस पार्टी के हक में 3 सीटें भी अगर आती हैं तो एक कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। इसके भी अपने मुख्तलिफ जवाब हैं, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे आपने देखा होगा एक बार भी कहीं पर प्रचार प्रसार में नजर नहीं आई। ये तक कहा गया कि भजनलाल शर्मा के साथ में उनकी जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती, और इसीलिए किसी भी चुनाव में किसी भी क्षेत्र के अंदर वसुंधरा राजे प्रचार प्रसार में नजर नहीं आई। कई जगह इसको लेकर सवाल उठे और ये तक कहा गया कि बीजेपी में आपस में मनमुटाव दिखाई पड़ रहा है। वहीं सचिन पायलट ने चाहे वो दौसा हो, चाहे वो झुंझुनू हो, चाहे वो और तमाम सीट्स हो, वहां जा जाकर जिस तरह प्रचार प्रसार किया है उससे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए सचिन पायलट पूरे पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। और इन 7 सीटों में से अगर 3 से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि सचिन पायलट का जो इम्पैक्ट है, जो जादू है, वो ऐसा लगेगा कि राजस्थान में चलता हुआ नजर आया। वहीं बीजेपी अगर 1 से 2 सीटों पर सिमटती है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ बीजेपी को लेकर जो माहौल बना था, यानी कि जो उनको सत्ता हासिल हुई थी, अब लोग बीजेपी से उकताना शुरू कर दिए हैं। और देखिए बम्पर जो वोटिंग हुई है उसका अंदाजा यही लगाया जाता है कि बम्पर वोटिंग का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, क्या साल भर के भीतर ही, लगभग अभी साल भर हुआ भी नहीं है, क्या उससे पहले ही लोग जो है उनसे उकताना शुरू कर दिए? तो ये तमाम सारे सवाल हैं मोटे मोटे तौर पर जो उभर के सामने आ रहे हैं, जिसमें कई तरह की चीज़ें उभर के सामने आ रही है कि यहाँ पर जो बीजेपी है अगर वो इन चुनावों में 102 सीटों पर सिमटती है, कांग्रेस पार्टी 3 से 4 सीटें भी जीतती है, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ेबाजी के गेम में कांग्रेस पार्टी जो है खुद को कह सकते हैं आगे लेकर जाती हुई नजर आएगी। और आने वाले चुनाव जब होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं खुद को एक अव्वल पोजीशन पर रखकर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ेगी।
जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस की जिस तरह से पकड़ यहाँ पर मजबूत दिखाई दी, प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि सचिन पायलट यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, जनसभाएं करते हुए नजर आए, जनता को, वोटर्स को साधने के पूरे प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आए। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है या फिर कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है। बेशक सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन कांग्रेस अपनी पूरे प्रयास कर रही है कि इन सभी 7 सीटों में से ज्यादा सीटों पर उनके प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आए। लेकिन सर, अगर यहाँ पर आपने जिस तरह से बाप पार्टी की बात करी, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी की बात करी, तो यहाँ पर देखा गया कि राजकुमार रोत काफी अच्छा दबदबा यहाँ पर रखते हैं 84 सीट पर। तो यहाँ पर प्रचार प्रसार में भी उनकी काफी एक्टिवनेस देखी गई। तो क्या लगता है कि 84 सीट पर किस तरह का समीकरण रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारीलाल नन्नुमा यहाँ पर चुनावी मैदान में है, महेश रोत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से अनिल कटारा मैदान में है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा होने के साथ साथ उन्होंने इन सीटों पर दोनों ही चुनाव में जीत दर्ज की है। तो सर, क्या लगता है, क्या ये उपचुनाव में भी जीत यहाँ पर अपनी दर्ज करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है भारत कह सकते हैं कि आदिवासी पार्टी का, वो अपने आप में बताता है कि राजस्थान के अंदर खासकर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वो लगातार अपनी पकड़ बना रहे हैं। 84 की सीट उनमें से एक है, क्योंकि लगातार चुनाव जीतने का मकसद कहीं ना कहीं नजर ये आता है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर बना रखी है। पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जो है अपने जो कह सकते हैं कि मतदाता है उनको लुभाने का प्रयास किया। और यहाँ पर कटारा और एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के महेश रोत हैं, इनके बीच जो मुकाबला मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प होने वाला है। और इस सीट के ऊपर अगर जो भारत कह सकते हैं कि आदिवासी पार्टी है, अगर ये जीत दर्ज करती हुई नजर आती है तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होने वाली। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि एक आध सीट पे जरूर एक बार फिर जो भारत आदिवासी पार्टी है वो जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। एक आध सीट की वजह से हम लोग नागौर की खिंसवर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, जिनका नाम कनिका बेनीवाल है, उनके पक्ष में माहौल बना। और लगातार जो कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल ने जनसभाएं करके लगातार लोगों के पास जाकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास किया। और जो कह सकते हैं कि जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे, जो लोगों से बात की गई, काफ़ी हद तक मुझे मनीष लग रहा है कि जो नागौर ये खिसवर की सीट है, ये एक तरीके से कनिका बेनीवाल के हक में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं आप जो है 84 सीट की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बाप पार्टी के अनिल कटारा हैं, उनके हक में ये सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी 1 से 2 या 2 से 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए कह सकते हैं पेनफुल चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है उसके चुनाव में अगर उसको 1 से 2 सीटें मिलती हैं तो ये उन पार्टी के लिए, पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और जैसा मैंने आपसे जिक्र भी किया कि वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम राजस्थान की सरकार में है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह प्रचार प्रसार मनीष वो नजर नहीं आई है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ गई, क्या आपस में कोई बहुत अंतर्कलह दिखाई पड़ता है, क्या यहाँ पर बीजेपी नेताओं के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर ऐसा है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव बहुत मुश्किल हो सकता है। राजस्थान में एक बार फिर जो लगातार सिलसिला देखते हैं कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो एक बार फिर सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ से खिसक कर कांग्रेस पार्टी के हाथों में जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। और देखा जाए तो जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव के समीकरण बनते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आया। सूबे की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करती हुई नजर आई। तो वहीं अब इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहां पर 2 सीटों की सर हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं। एक तो दौसा की सीट और देवली उनियारा, जहां से कांग्रेस का दबदबा माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस की पकड़ इन दोनों ही सीटों पर मजबूत मानी जाती है। अगर बात कर लें दौसा की, तो दौसा से कांग्रेस की तरफ से दीनदयाल बैरवा चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगमोहन मीणा इस सीट से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देवली उनियारा से कस्तूर चंद्र मीणा
चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए, तो राजेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते हुए नजर आए। तो क्या लगता है कि इन दोनों ही सीटों पर जो कि कांग्रेस का गढ़ है, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गढ़ को अपना गढ़ बनाती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा भी कि जो प्रचार प्रसार नज़र आना चाहिए था बीजेपी का, वो नज़र नहीं आया। इसीलिए हम देवली उनियारा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत अपनी दर्ज करती हुई नज़र आ सकती है। दौसा की आप बात कर रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, मजबूत सीटों में से एक रही, और यहाँ पर जिस तरह की मेहनत, जिस तरह से लगातार जनसंपर्क सचिन पायलट ने किया, तो ये पायलट का नाम बार बार इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मुख्य चेहरा अब वो बन के आ गए हैं कांग्रेस पार्टी का। अब तक अशोक गहलोत मुख्य चेहरा हुआ करते थे, लेकिन इन चुनाव में आप देख रहे हैं हर जगह पर सचिन पायलट नजर आए हैं और जिस तरह का प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, ऐसा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि देवली उनियारा और इसके अलावा जो हम दौसा की बात कर रहे हैं, ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आती हुई नजर आ रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए, हम आंकड़े भी बात कर रहे हैं कि 3 से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खेमे में आ सकती हैं। तो ये अगर जीत दर्ज यहाँ कांग्रेस पार्टी कर पाती है तो वाकई बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा तगड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि बेशक सरकार बीजेपी की है, लेकिन क्या बीजेपी की से जो उम्मीदें हैं लोगों की, क्या बीजेपी उन पर खरा नहीं उतर पा रही, इसीलिए लोगों ने गुस्से में आकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो उभर के सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं और जो रुझान निकल कर लोगों के जरिए सामने आए हैं, उसमें ऐसा लगता है मनीष की यहाँ पर जो कह सकते हैं देवली उनियारा और एक तरीके से दौसा की जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के हक में जाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में दौसा और देवली उनियारा की दोनों ही सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस सीट की सत्ता छीनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब उपचुनाव में आगे की हम जो चर्चा करेंगे वो रामगढ़ और सलूम्बर सीट की है। तो रामगढ़ से आपको बता दें कि आर्यन जुबेर चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतर चुके थे और वहीं पे सुखवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। और अगर बात करें सलूम्बर की, सलूम्बर से रेशमा मीणा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शांता अमृतलाल मीणा मैदान में थी। तो सर यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो दोनों ही सीटें हैं रामगढ़ और सलूम्बर की, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पकड़ शुरुआत से ही मजबूत रही है। और अब भी चुनाव प्रचार जो किया गया, या यूं कहें कि जो भी यहाँ पर कैंपेन चलाए गए उपचुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रामगढ़ और सलूम्बर की दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा ज्यादा दिखाई दिया। क्या लगता है किस तरह का समीकरण? देखिए, जाहिर बात है, आपने दोनों का सीटों का जिक्र किया और जो मैं आपकी शुरुआत में कह रहा था कि रामगढ़ में 75-76% वोटिंग हुई है। मनीष जी की ज्यादा वोटिंग होना कहीं ना कहीं बदलाव की बात लेकर आता है और आपने सही कहा कि रामगढ़ में अमूमन देखा गया है कि बीजेपी की पकड़ मजबूत रही है। इसके बाद अलावा अगर सलूम्बर की बात करें तो सलूम्बर में भी 68% के आसपास मतदान हुआ है। तो दोनों जगह इतने बम्पर वोट पड़े हैं, लोग घरों से बाहर निकले हैं, मतदान किया है। इसका मतलब भी ये है कि क्या यहाँ पर भी कोई बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, क्या यहाँ पर बीजेपी को जीत में मुश्किल आ सकती है। और देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से सत्ता में बीजेपी है, लेकिन उस तरह से उनका प्रचार प्रसार और लोगों के बीच जनसंपर्क नजर नहीं आया। इसका खामियाजा हो सकता है कि बीजेपी को अपने गढ़ में भी उठाना पड़ जाए। और यही बात हम बारंबार कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो जिस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए था वैसा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही। और ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि रामगढ़ और सलूम्बर की जो सीटें जहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, वो सीटें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज फाइट में नजर आ रही हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि इनमें से एक आध सीट बीजेपी के हाथ से निकलती हुई नजर आ जाए। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इन दोनों ही सीटों पर बेशक रहा हो, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता उनके हाथ से जाती हुई नजर भी आ सकती है, क्योंकि चुनावी आंकड़े किसी भी पल बदल सकते हैं और ये जनता का जो वोट बैंक है वो किसी को भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार चुन सकता है। और ऐसे में अगर हम रामगढ़ पर दोबारा चर्चा यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर देखा गया इन सभी 7 सीटों में से महज एक रामगढ़ की सीट ऐसी रही जहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा। और ऐसे में रामगढ़ की सीट से आजाद समाज पार्टी की तरफ से सुमन चुनावी मैदान में थी। तो क्या लगता है सर, वोट बैंक यहाँ पर थोड़ा बहुत कटता हुआ नजर आएगा? क्या लोगों का झुकाव आजाद समाज पार्टी की तरफ देखा जाएगा? क्योंकि हमने देखा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नगीना से पहली बार
चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव लड़ते हैं और बम्पर वोटों से यहाँ पर उनकी जीत होती है। तो क्या लगता है कि रामगढ़ की सीट भी यहाँ पर लक्की साबित होगी आजाद समाज पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल, और राजस्थान में इससे पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं आज़ाद। मुझे ध्यान आता है कि लास्ट विधानसभा चुनाव में भी आज़ाद ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे। तो ये आप मानकर चलिए कि वोट बैंक कहने का उनके हक में है। जो दलित वोट बैंक खासकर है वो आज़ाद के समर्थन में नजर आता है, क्योंकि अब मायावती के विकल्प के तौर पर आज़ाद को तलाशा जा रहा है और तमाम जो दलित कह सकते हैं लोग हैं, समुदाय हैं, वो कहीं ना कहीं आज़ाद के समर्थन में वोट करते हुए नजर आते हैं। और राजस्थान में भी जैसा हमने लास्ट चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में, कि वहां पर आज़ाद के समर्थन में अच्छे खासे वोट पड़े और कुल मिलाकर जिस तरह रामगढ़ में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारी हैं, उससे ये पता चलता है कि राजस्थान में भी अपने आप को आज़ाद जो है वो मजबूत करने में लगे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि उनके प्रत्याशी अगर 2 नंबर 3 नंबर तक भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि वो अपना इम्पैक्ट जो है वो बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में आजाद समाज पार्टी की महज एक प्रत्याशी का चुनाव लड़ना क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए रामगढ़ की सीट पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? और जिस तरह से यहाँ पर समीकरणों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा ज्यादातर सीटों पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर यहाँ पर 84 की सीट, जिस पर यहाँ पर अनिल कटारा भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। और ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर 2018 और 23 दोनों के ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में भी जनता के बीच भारत आदिवासी पार्टी का इतना इम्पैक्ट रहेगा कि अनिल कटारा यहाँ से राजकुमार रोत की तरह ही चुनावी मैदान में जीत दर्ज करते हुए नजर आए? सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर यह रहेगा कि अनिल कटारा कितना प्रभाव यहाँ पर 84 की सीट पर डालते हुए नजर आएंगे? कारीलाल ननुमा भी एक अच्छा खासा नाम है इस सीट पर देखा जाए तो। महेश रोत भी कांग्रेस की तरफ से जो ताल ठोक रहे हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबदबा रखते हैं। तो क्या लगता है, अनिल कटारा की जीत सुनिश्चित है या फिर कहीं ना कहीं आंकड़े ऊपर नीचे होने वाले हैं? देखिए बिल्कुल आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम संभावनाओं पे बात करें। लोग जो कहीं ना कहीं बात उनके मन में रही, जिस तरह से मतदान किया, उसके बारे में जो इनपुट हमें मिले उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जाहिर बात है कि इसमें बदलाव भी हो सकता है, प्रत्याशित लोग भी निकल कर सामने आ सकते हैं। लेकिन जो माहौल बना हुआ है वो कटारा के पक्ष में इसलिए भी नजर आता है कि यहाँ पर 2 बार से लगातार जो भारत आदिवासी पार्टी है वो लगातार चुनाव जीत रही है। इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि जो वोट बैंक है उन्होंने वहां पर मजबूत किया हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महेश रोत जो हैं वो भी लगातार इस कोशिश में है कि यहाँ पर चुनाव कांग्रेस पार्टी के हक में जाना चाहिए। अब जो रिजल्ट हैं वो परसों आने वाले हैं, परसों पता चल जाएगा फाइनली क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा है उसमें कटारा वर्सेस महेश ही नजर आते हैं। और यहाँ पर बाजी किसके हाथ आती है, बहुत दिलचस्प मुकाबला है, बहुत क्लोज फाइट भी यहाँ पे नजर आती है। लेकिन फिर भी अगर हम 19-20 की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कटारा हैं वो शायद थोड़ा सा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं 84 सीट से यहाँ पर अनिल कटारा का दबदबा काफी ज्यादा माना जा रहा है। और ऐसे में महेश रोत हो, कारीलाल ननुमा हो, दोनों को ही यहाँ पर अनिल कटारा की तरफ से एक क्लोज फाइट और टफ फाइट देखने को मिल रही है। अब ऐसे में सभी 7 सीटों पर किस तरह के यहाँ पर समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल राजस्थान में इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। देखा जा रहा है भारत आदिवासी पार्टी हो, क्या आजाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आरएलपी हो, सभी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में होने के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स पर इतनी मजबूत पकड़ बना पाई इन सभी 7 सीटों पर? या फिर जिस तरह से सर जिक्र करते हुए नजर आए यहाँ पर सचिन पायलट का कि चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में हर सीट पर प्रचार प्रसार ताबड़तोड़ अंदाज में यहाँ पर सचिन पायलट करते हुए नजर आए, तो उसके लिहाज से यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने वाला है। क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आई। और आपको बता दें कि सचिन पायलट यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। और अब जिस तरह से सचिन पायलट प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। एक
छोटी सी चर्चा यहाँ पर ये रहेगी, बेशक यहाँ पर चुनाव अभी थोड़ा यहाँ पर थोड़े समय बाद होगा, या यूं कहें कि अभी थोड़ा यहाँ पर टाइम है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2028 में यहाँ पर किस तरह का समीकरण बनेगा और जो इस तरह की फाइट यहाँ पर देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में सूबे की जनता को, अपने वोटर्स को यहाँ पर साध पाएगी या फिर कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी? सर, क्या लगता है कि जिस तरह से सचिन पायलट चुनावी मैदान में काफी एक्टिव मोड में नजर आए और भजनलाल शर्मा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद सचिन पायलट की जो यहाँ पर प्रचार करने की क्षमता थी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव टाइप देखी गई, तो क्या लगता है क्या यहाँ पर सचिन पायलट के दबदबे से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनको यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की लड़ाई तो पहले से चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे याद है ठीक थी कि 2019 में 18 में जब चुनाव हो रहे थे राजस्थान में, तो हम लगातार कवर भी कर रहे थे, लगातार चुनाव को बहुत नजदीक से देख भी रहे थे, और जो रिजल्ट निकल के सामने आया बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट था, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट ने जो ताबड़तोड़ प्रचार किया, जिस तरह से लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो अशोक गहलोत के सर पर सजा दिया जाता है और वहीं से सचिन पायलट नाराज हो जाते हैं। 2020-21 में तो इतने नाराज हो गए थे कि अलग से उन्होंने अनशन तक अपनी पार्टी के खिलाफ कर दिया था, तमाम तरह के बयानबाजी आ गए थे। इसके अलावा दिल्ली में भी अब वो आते हुए नजर आए थे और कई विधायक उनके साथ थे, ये भी कहा जा रहा था कि अलग पार्टी बना सकते हैं, नाम भी निकल के सामने आ गया था। तो ये तमाम चीजें हुई, लेकिन सचिन पायलट ने इन सब को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़े रखा। अब ऐसे में जब इतना महत्वपूर्ण चुनाव 2027-28 में होगा, उस वक्त क्या जी सचिन पायलट ही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? और देखिए, सचिन से बड़ा अभी फिलहाल कोई बड़ा नेता राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से है नहीं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सचिन पायलट को ही कांग्रेस पार्टी आगे करती हुई नजर आएगी और इसीलिए वो कह सकते हैं ज़बरदस्त रैली प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पकड़ उनकी राजस्थान के अंदर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में सचिन पायलट सीएम चेहरा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अब इन 7 सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? क्या कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा या भारतीय जनता पार्टी सूबे में सरकार होने के बावजूद जनता के ऊपर अपना इंपैक्ट छोड़ पाएगी और विधानसभा के उपचुनाव में किस तरह के परिणाम यहां पर निकल कर सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की रूपरेखा रोड मैप तैयार किए जाएंगे, जो कि 2028 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सभी पार्टियों की यहाँ पर कहीं ना कहीं मदद करते हुए नजर आएंगे। अब इन सीटों पर किस तरह के समीकरण बनेंगे, उस पर यहाँ पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।